हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट्स, कितने लोग सेशन में लाइव आ गए हैं, एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, फिर अपने सेशन को आज स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान मंडल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, दीपांशु, प्रीति, प्रियंका, यास्मीन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम टू ग्रेड अप। तो भाई सभी का स्वागत है। जल्दी से एक बार कमेंट करके अब बता दो कि सभी को फोटो और वीडियो, ऑडियो और वीडियो में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको फोटो प्रॉपरली दिख रहा है, आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक जो होगा वो कल के टॉपिक का एक्सटेंशन ही चलेगा। सबको फोटो और वीडियो क्लियर आ रहा होगा, आवाज भी साफ सुनाई दे रही होगी, कोई बफरिंग नहीं होगा और क्लियर ऑडियो भी आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर को। यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी संसद एवं राज्य विधान मंडल को। अब संसद एवं राज्य विधान मंडल की बात करेंगे तो सबसे पहले संसद के कुछ जो टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कस और करने थे वो भी डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान मंडल पे, जिसमें राज्य विधानसभा और विधान परिषद को डिस्कस करेंगे। चलिए पहले आ जाते हैं कि जो फंड्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वो है फंड्स अंडर द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की सिटिंग होती है, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंड्स अंडर द गवर्नमेंट, यानी सरकार के जो अधीन कोष रहते हैं वो। और ये हमेशा आप लोगों को कंफ्यूज करता होगा कि पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है, कंटीजेंसी फंड क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। आज उस आपकी परमानेंट क्वेश्चन का परमानेंट समाधान मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, भारत सरकार के अधीन या किसी भी राज्य सरकार के भी, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके अधीन यानी उसके अंडर, उसके अधीन तीन कोष होते हैं, यानी तीन कोष होते हैं, यानी तीन फंड होता है। तीन टाइप के फंड्स होते हैं जो किसी भी भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ये भारत सरकार के लिए भी सेम है, राज्य सरकार के लिए भी सेम है। सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड, जिसको कहते हैं हिंदी में संचित निधि। भारत की भी संचित निधि होती है और राज्य की भी संचित निधि होती है। दूसरा है पब्लिक अकाउंट फंड यानी लोक लेखा निधि, ये भारत सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है। और तीसरा है कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, ये भारत सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी अपनी अपनी होती है। तो एक एक करके हम इन तीनों फंड को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर चूंकि हम डिस्कस करेंगे जो ये फंड्स होंगे, यहाँ पर हम भारत सरकार के अधीन वाला डिस्कस करेंगे। जो भारत सरकार के अधीन जो ये तीन फंड हैं उसे डिस्कस करेंगे। सेम फंड होता है राज्य सरकार के पास भी। तो यहाँ जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो होगा भारत सरकार के अधीन जो कोष हैं उसे। सबसे पहले आ जाते हैं भाई कंसोलिडेटेड फंड पर, भारत की संचित निधि पर। देखो, संचित निधि का जो अनुच्छेद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 266 क्लॉज 1। तो संचित निधि का आर्टिकल है 266 क्लॉज 1। अब संचित निधि में कैसा पैसा रखा जाता है, भारत सरकार का कौन सा पैसा संचित निधि में रखा जाता है। सबसे पहला पैसा उसमें जो होता है वो ऑल द रेवेन्यूज अर्न्ड रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा अर्जित राजस्व। अब भारत सरकार देखो राजस्व दो तरीके से अर्जित करती है। राजस्व दो तरीके से आता है, एक होता है टैक्स रिसीट्स, एक आपका होता है आपका जो टैक्स रिसीट्स होता है यानी कर प्राप्ति, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसीट्स या गैर कर प्राप्ति। यानी जो अदर देन टैक्सेस भारत सरकार की इनकम होती है, जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में बजट में भी पढ़ा होगा। तो टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स वो आ जाता है आपका भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा है। दूसरा, ऑल द लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अगर किसी से लोन लेती है, किसी से ऋण लेती है, तो वो भी पैसा कहाँ रखा जाता है, तो वो रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और भारत सरकार भाई लोन किससे ले सकती है, तो भारत सरकार ऋण ले सकती है विद इन इंडिया
यानी भारत के अंदर ही किसी से लोन ले सकती है। जैसे भारत सरकार ने लोन ले लिया आरबीआई से, तो वो हो गया इंटरनल लोन। और जब भारत सरकार किसी फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, तो वो आपका हो गया आउटसाइड इंडिया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएसए से लोन ले लिया, मान लो जर्मनी से लोन ले लिया, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। WB का मतलब वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, एडीबी से लोन ले लिया, IMF से लोन ले लिया, तो वो सारा पैसा कहाँ रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तीसरा, मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन। ये भी देखो भारत सरकार का पैसा है। अब मान लो भारत सरकार ने करा क्या कि नेपाल सरकार को कोई लोन दे दिया, नेपाल सरकार को कुछ पैसा उधार में दिया। अब नेपाल सरकार ने करा क्या कि ये पैसा जो भारत सरकार ने उधार में नेपाल को दिया है, नेपाल ने वो पैसा ब्याज सहित लौटा दिया, ब्याज सहित लौटा दिया। तो वो सारा पैसा रखा कहां जाएगा? तो वो सारा पैसा रखा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यानी भारत सरकार की संचित निधि में वो सारा पैसा रखा जाएगा। तो अब मेरे स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोलिडेटेड फंड भारत सरकार का सबसे बड़ा फंड है, इसी में सबसे ज्यादा पैसा रखा जाता है। और पैसा इस फंड में कहां से आता है, कैसा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में रखते हैं, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी भारत सरकार रेवेन्यू लाती है, जहां से भी राजस्व अर्जित करेगी, चाहे वो टैक्स रिसीट होगा, नॉन टैक्स रिसीट्स होगा, वो सब कंसोलिडेटेड फंड में। भारत सरकार अगर किसी से लोन लेगी, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक से लोन ले ली, IMF से ले ली, RBI से ले ली, वो सारा पैसा रख देगी कंसोलिडेटेड फंड में। और दूसरा, भारत सरकार ने किसी दूसरे देश को कुछ लोन वगैरह दे दिया, जैसे नेपाल को हम लोग देते रहते हैं, ये सब गरीब देश हैं, हम ही लोगों पर आश्रित रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे नेपाल सरकार को 200 करोड़ रुपया दे दिया उधार में, तो अब नेपाल सरकार विद ब्याज वापस करेगी, तो वो पैसा भी हम रख देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये सारे पैसे जो होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में रखे जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड में तो रख दोगे, इस फंड का रखवाला कौन है, यानी किससे पूछ करके इस फंड से पैसा निकालोगे। सबसे बड़ी बात है, पैसा तो पता चल गया कि कहां से आ रहा है। अब पैसे को निकालने के लिए इस फंड का रखवाला कौन है, यानी फंड से पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति चाहिए। तो भाई जो भारत की संसद है वो होती है कस्टोडियन ऑफ दिस फंड, यानी भारत की संसद ही इस फंड की निगरानी करती है, देखती है कोई इसमें से बिना पूछे पैसा नहीं निकालेगा। और अगर इस फंड से सरकार को पैसा निकालना है, तो ऐसा नहीं कि सरकार है जब मन किया चली गई कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला, ऐसा नहीं है। यहां पर संसद की पूर्व अनुमति लेनी होती है पैसा निकालने के लिए, यानी इसमें से अगर 54 भी निकालोगे तो भारत सरकार को संसद की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी कि प्लीज हमें पैसा निकालना है, 25 पैसा निकालना है, तो बताइए हम पैसा निकाले या नहीं। पार्लियामेंट फिर क्या पूछेगी, पैसा क्या करोगे, तो भारत सरकार बताएगी कि इस पैसे का क्या करना है। और इसके बाद जब ये पैसा निकल जाएगा और वो काम हो जाएगा, तो ये देखा जाता है कि भाई वाकई उस पैसे से वो काम हुआ है या कुछ और कर दिया। जैसे ये कैग की रिपोर्ट में पकड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको मिसाइल खरीदना है भारत सरकार को पाकिस्तान को उड़ाने के लिए, मान लीजिए उसको मिसाइल खरीदना है, मिसाइल खरीद के आ गया, मिसाइल 200 करोड़ का है, भारत सरकार ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया कि सर 200 करोड़ रुपए चाहिए मिसाइल खरीदने के लिए, पाकिस्तान से हमारा थोड़ा लफड़ा चल रहा है, कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है निकाल लो। संसद सरकार ने पैसा निकाला, पता चला 200 करोड़ से सब्सिडी बांट दिया। ये काम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 करोड़ सर सब्सिडी भी बांटना था तो हम सोचे सरकार बचाने के लिए सब्सिडी जरूरी है, मिसाइल फिर खरीद लेंगे, अभी वैसा कोई माहौल नहीं बन रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 200 करोड़ निकाले, करना कुछ और था, कर कुछ और दिए। जिस काम के लिए निकाले हो वही उसी काम में खर्च करना पड़ेगा। बात सबको समझ में आ गई? तो फटाफट बताओ कि पार्लियामेंट जो होता है वो कस्टोडियन होता है इस फंड का, और इस फंड से पैसा निकालने के लिए प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, यानी पार्लियामेंट को रीजन बताना पड़ता है सरकार के द्वारा कि क्यों पैसा इसमें से चाहिए आपको। बात समझ में आ गया सबको? जिस काम के लिए पैसा निकालोगे क्या वही काम होगा?
तो यस। ऐसा नहीं कि निकाले पैसा मिसाइल खरीदने के लिए, उससे सब्सिडी बांट दी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और यही सब जो घपला घोटाला होता है ना, वो सब पकड़ा जाता है। हाँ, पार्लियामेंट में किनसे पूछेंगे, तो पार्लियामेंट से पूछा जाता है, यानी कि उसके जो दोनों हाउसेस के जो सभापति होते हैं उनसे डिस्कस किया जाता है। और बाकी जो नीचे देखते हो ना ऑफिसर जो बैठे रहते हैं वेल में, वो सारी चीजें देखते हैं, उन सबसे डिस्कस होता है, सभापति उस पर साइन कर देते हैं, फिर पैसा निकलता है। तो वहां जो वेल ऑफ द हाउस में पार्लियामेंट के ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, उन सबसे डिस्कस होता है। उस सबसे डिस्कस होने के बाद वो चला जाता है सभापति के पास, दोनों पार्लियामेंट के दोनों सभापति साइन कर देते हैं, तब पैसा निकल जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग को भी हम सभापति भी बना देते हैं, संचित निधि से आपको सरकार भी बनाते हैं, पैसा कैसे निकलता है। और जिस काम के लिए पैसा निकालोगे उसी काम के में खर्चा करना पड़ता है। बात सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, जिसको हिंदी में कहते हैं लोक लेखा निधि। ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड को कहते हैं लोक लेखा निधि। आर्टिकल 266 क्लॉज 2, ये इसका आर्टिकल है 266 क्लॉज 2। अब देखो लोक लेखा निधि में किसका है, लोक का मतलब क्या होता है भाई, पब्लिक। लोक का मतलब हो गया पब्लिक, और लेखा निधि का मतलब हो गया पैसा, पब्लिक अकाउंट फंड। अब पब्लिक अकाउंट फंड में किसका पैसा होता है, तो पब्लिक का पैसा होता है। ठीक है, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो ना, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, और ये बैंक में पैसा जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हो। आपकी सैलरी अभी तो खैर नहीं कुछ मिल रहा होगा, जब कमाने लगोगे तो पीएफ कटेगा सैलरी से, पीएफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कटेगा सैलरी से। तो ये जितना भी पैसा जो भारत सरकार काटती है, टीडीएस कटता है सैलरी से, जैसे प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनका टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है, टीडीएस कटता है लोगों का, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोगों का। तो कुल मिलाकर के जो बैंक में पैसा जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता है, टीडीएस में पैसा जमा होता है, पीएफ में पैसा जमा होता है, वो किसका होता है, पब्लिक का ही पैसा होता है। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, ये भी सबको पता तो होगा। अरे पीएफ नहीं पता है भाई तो बड़े अजीब आदमी हो भाई आप लोग। पीएफ तो सबको पता होता है ना, आपके पापा का या आपकी मम्मी अगर दोनों जॉब करते होंगे सरकार में या प्राइवेट में, तो पीएफ कटता है। तो पीएफ कटता है, वो पैसा पीएफ का कहां जमा होता है, ये कभी सोचा ये पैसा बैंक का है, ये किसके पास है, पोस्ट ऑफिस का पैसा किसके पास है, तो ये सारा पैसा जमा होता है पब्लिक अकाउंट फंड में। पब्लिक अकाउंट फंड में यानी जो लोगों का पैसा होता है, जो भारत सरकार के पास जमा रहती है, इसी को हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट फंड में। प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि हिंदी में कहते हैं। भविष्य निधि हिंदी में कहते हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद मिलता है ना पीएफ का पैसा, तो वही चीज है। तो जो लोगों का पैसा जो भारत सरकार के पास जमा होता है, वो सारा पैसा होता है आपका लोक लेखा निधि का। जैसे आप मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, तो वो जो पैसा कटेगा वो सारा भारत सरकार जमा करके रखेगी, और जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो वही पैसा विथ इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके आपको दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के पब्लिक अकाउंट फंड में किसका पैसा होता है, तो भारत के लोगों का ही होता है। टीडीएस कटता है प्रोफेशनल्स का, टीडीएस कटता है प्रोफेशनल्स का, ये जो भी ग्रॉस इनकम उनकी होती है उसका 7.5% कट जाता है, और उसको फिर लास्ट में क्लेम करके निकलवाना पड़ता है। जैसे हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं उसी तरह टीडीएस की फाइलिंग होती है, उसका पैसा निकलता है। तो वो साल में एक बार निकलवा लिया जाता है टीडीएस का पैसा, वो होता है प्रोफेशनल्स का कटता है। और प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का कटता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे प्रोफेसर्स हो गए या हम लोगों का जो कटता है वो कटता है टीडीएस कटता है, हम लोग प्रोफेशनल्स में आते हैं। पीएफ जो होता है वो अलग तरीके का होता है, वो आपके एम्प्लॉइज का कटता है, प्रोफेशनल्स का पीएफ नहीं कटता, प्रोफेशनल्स का टीडीएस कटता है। तो ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गया कि कुल मिलाकर के पब्लिक अकाउंट फंड में पब्लिक का ही पैसा जमा रहता है। और जब पब्लिक का पैसा जमा रहेगा तो पब्लिक किसको कभी भी निकाल सकती है, उसका पैसा है। तो कुल मिलाकर के अब इस फंड की कस्टडी कौन करता है, कस्टडी करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कस्टडी करता है इस फंड की। ठीक है,
जैसे अगर आपको मान लीजिए पीएफ के अगेंस्ट में लोन कटता है, पीएफ के अगेंस्ट में लोन कटता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीएफ के अगेंस्ट में आपने लोन ले लिया या पीएफ से पैसा निकलवाना है, तो फिर किसको लिखेंगे, थोड़ी संसद को लिखना पड़ेगा। तो ये फंड की जो कस्टडी करता है वो गवर्नमेंट करता है, और जब रिटायर व्यक्ति हो जाता है तो वही पीएफ का पैसा उसको जोड़ वगैरह करके विथ इंटरेस्ट लगा करके उसको दे दिया जाता है। जो मोटा पैसा बनता है वो रैंक के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप बहुत सीनियर रैंक पर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, तो पता चला 2-3 करोड़ रुपए पीएफ का मिल गया। जूनियर रैंक पर हैं तो 10 लाख 15 लाख मिल गया। ठीक ठाक रैंक पर हैं तो 50-60 लाख 70 लाख रुपए मिल जाता है। तो वही जो पैसा आज तक आपकी जिंदगी भर की कमाई होती है, जिसके लिए आप वर्क करते हैं, पूरे लाइफ टाइम का पैसा, वही आपको पीएफ के फॉर्म में दे दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। बात समझ में आ गया सबको? तो गवर्नमेंट जो होती है इस फंड की कस्टडी करती है। जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टडी करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कस्टडी करता है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जो होता है इज द कस्टोडियन ऑफ दिस फंड। और जब आपको इस फंड से पैसा निकालना है तो कुल मिलाकर के इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आपको बैंक से आपका अपना ही पैसा निकालना है तो थोड़ी संसद को लिखते हैं कि हमें अपने बैंक अकाउंट से इतना पैसा निकालना है, खुद जाते हैं, खुद से निकल लेते हैं। तो नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ द फंड। कुल मिलाकर के कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। जैसे बैंक से पैसा निकालना है तो थोड़ी हम पार्लियामेंट के पास जाते हैं, पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालना है अपना पैसा तो एटीएम से जाकर के पोस्ट ऑफिस के एटीएम से या स्लिप भर के पैसा निकलवा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी इस पब्लिक अकाउंट से पैसा निकलवाना होता है तो उसके लिए कोई पार्लियामेंट की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं चाहिए। बात सबको समझ में आ गई? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ, पब्लिक अकाउंट फंड का पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया पब्लिक अकाउंट फंड? तो फटाफट कमेंट करके बताओ। तीसरे फंड पर ले चलूंगा अब, कंटीजेंसी फंड, जो कि आकस्मिक निधि होती है। और इस फंड का कस्टोडियन गवर्नमेंट होता है और इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता इस फंड से पैसा निकलवाने के लिए। जैसे बैंक से पैसा निकालना है खुद ही जाके निकाल लेते हैं, थोड़ी संसद को लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा फंड है, वो फंड है आपका कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड को हिंदी में कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी में यूज किया जाने वाला फंड। आकस्मिक निधि का भाई आर्टिकल है 267। 267 डील करता आकस्मिक निधि को, और ये फंड को यूज किया जाता है टू मीट अनफोर्सीन कंडीशंस। यानी इस फंड का जो प्रयोग किया जाता है वो आपातकालीन परिस्थिति में किया जाता है, यानी वो परिस्थिति जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं हैं। So this fund is used to meet the unforeseen condition, that means the condition for which we are not prepared earlier. So conditions for which we are not prepared, तो वैसे कंडीशन को कहते हैं अनफोर्सीन कंडीशन, जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं हैं। अब इस फंड का जो कॉर्पस होता है, अब देखो ये फंड इमरजेंसी फंड है तो पहले से ही पैसा रखना होगा, अचानक से अगर जरूरत पड़ गई तब इस फंड का यूज किया जाएगा। तो इसमें पहले से ही पैसा इकट्ठा करके रख दिया जाता है कि अचानक से कोई इमरजेंसी पड़ी तो हम उस पैसे को यूज कर लेंगे। जैसे आपके घरों में भी देखते होंगे आप लोग कि मम्मी कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचा करके रखती हैं जिसको नहीं छूती। हर घर की कमाई के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा 20,000 रुपए एकदम कैश में रखे रहता हूं कि अचानक से कोई इमरजेंसी पड़े तो पैसा निकाल करके यूज किया जा सके। तो हर घर का अपना अपना कंटीजेंसी फंड भी होता है, जैसे आपकी मम्मी या आपके पापा या आप भी करते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये जो फंड चूंकि इमरजेंसी में काम आता है इसलिए पहले से ही इसमें पैसा मेंटेन करके रख दिया जाता है। और इस फंड का कॉर्पस होता है 500 करोड़ का। चूंकि देश की बात है तो 500 करोड़ का पैसा, 500 करोड़ रुपया इसमें हमेशा जमा होता है। अब देखो इसका यूज कैसे होता है। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लो इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई। इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई। अब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई तो भाई लड़ाई तो अचानक से छिड़ा जिसके लिए कोई पहले से तैयार नहीं था। तो अब लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है, पाकिस्तान को धूल चटाना है, तो भाई पैसा चाहिए। लड़ाई हुआ तुरंत पैसा निकलना शुरू होगा। और पैसा किसके आदेश से निकलेगा? तो पैसा आदेश से निकलेगा राष्ट्रपति के, यानी ये फंड होता है राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति ने आदेश दिया और पैसा निकला कंटीजेंसी फंड से, पैसा निकला कंटीजेंसी फंड से। और जब पैसा निकलेगा कंटीजेंसी फंड से फिर होगा क्या? अब मान लो लड़ाई हुआ और कंटीजेंसी फंड से पैसा निकलवाना है, पैसा निकल गया, मान लो 200 करोड़ रुपए एक बार में हमने निकाला कंटीजेंसी फंड से। अब जैसे 200 करोड़ निकल गया इस फंड से तो बच गया कितना? 300 करोड़। अब क्या होगा कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब भी चला जितना भी पैसा हुआ, 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इतना खर्चा करना भी बहुत मुश्किल है। लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में आया और उसने बताया कि देखो भाई, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसके लिए पैसा निकलवाए कंटीजेंसी फंड से राष्ट्रपति के आदेश से। और जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वॉर में, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया जो वॉर में कुल खर्चा वर्चा मिला करके हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो 150 करोड़ का खर्चा हो गया। अब कंटीजेंसी फंड में बचा हुआ कितना है? 350 करोड़। अब होगा क्या कि ये जो टोटल खर्चा डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आकर के बताया, फिर इस खर्चे की पार्लियामेंट्री प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, यानी इस खर्चे को अप्रूव करवाया जाएगा, यानी इसके लिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा खर्च को अप्रूव कराने के लिए। खर्च को अप्रूव कराने की पार्लियामेंट्री प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, संसदीय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे ये खर्च 150 करोड़ रुपया पास हो गया, जैसे ये 150 करोड़ रुपया पास हो गया, 150 करोड़, फिर क्या होगा? 150 करोड़ सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड से। तो कंसोलिडेटेड फंड जो कि भारत की संचित निधि है, डायरेक्टली उससे 150 करोड़ ट्रांसफर हो गया कंटीजेंसी फंड में, और फिर ये पूरा का पूरा फंड बना करके रख दिया गया 500 करोड़ का। यानी कुल मिलाकर के इस कंटीजेंसी फंड में पैसा आता कहां से है? तो वो पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड से। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कंटीजेंसी फंड, तो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कंटीजेंसी फंड जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ही होता है। कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा ट्रांसफर होता है कंटीजेंसी फंड में। तो जैसे इस 150 करोड़ के खर्चे का पार्लियामेंट्री प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, 150 करोड़ फटाफट ट्रांसफर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड से कंटीजेंसी फंड में। और जैसे कंटीजेंसी फंड में ट्रांसफर हो गया, फिर ये 500 करोड़ जस का तस मेंटेन हो गया, यथावत मेंटेन हो गया। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि कंटीजेंसी फंड का जो इनकम होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही होता है। यहां तक सबको बात समझ में आ गया? 500 करोड़ हमेशा इसमें जमा करके रखते हैं ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम उसको इस्तेमाल कर सके। यहां तक सबको क्लियर है? कंटीजेंसी फंड ये समझ में आ गया कि यूज कैसे होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी अलग अलग से आती है, कंटीजेंसी फंड से किसी की सैलरी नहीं आती। राष्ट्रपति वगैरह को सैलरी दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से। कनुप्रिया जी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बाकी अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है, वहां से पैसा आता है बाकी लोगों के लिए। यहां तक भाई सबको क्लियर हो गया? कंटीजेंसी फंड समझ में आ गया? तो फटाफट कमेंट करके बताओ। और ये मैंने आपको बता दिया कि कंसोलिडेटेड फंड से ही इसमें पैसा आता है, यानी इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कंसोलिडेटेड फंड है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये फंड के होता किसके पास है? मैंने बताया कि फंड होता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन इस फंड को चलाता है फाइनेंस सेक्रेटरी। इस बात का ध्यान रखना भाई। अगर कोई भी आगे आगे बढ़कर के पूछना शुरू किया तो फिर मैं आराम से बैठ जाऊंगा, अपने थोड़ी देर आप लोग हंगामा मचाएंगे, फिर अपने अपने चले जाएंगे। अगर किसी ने सेशन को बीच में हिलाने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मान करके चलिए फोटो खींच के मैं अभी टेक्निकल टीम को दे दूंगा और टेक्निकल टीम अभी आप पर एक्शन लेना शुरू कर देगी। क्यों चाहते हैं कि बेमतलब में सेशन को में से ब्लॉक कर दिया जाए? थोड़ा परेशान अगर हैं तो रिकॉर्डिंग देखिए, और परेशान नहीं है, चीजें सीखना चाहते हैं तो चुपचाप जैसे सेशन चल रहा है गो विद द फ्लो। ज्यादा लोग परेशान हैं तो रिकॉर्डिंग देखिए। परेशान लोगों के लिए और बहुत अतिशय चालाक लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी इसलिए दी है कि अपने हिसाब से बढ़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब लोग शांति से जिसको जिसको देखना है देखिए, नहीं तो फिर मैं अगर मैंने फोटो भेज दिया टीम को, वो उठा के ब्लॉक कर देगी, बेमतलब में आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा और फिर कोई सेशन नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसको फिर मुझे देखना पड़ेगा।
वॉर के लिए, किसी भी इमरजेंसी फंड के लिए, जैसे कहीं भूकंप आ गया, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, अचानक से पैसा चाहिए, तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, लिखा हुआ ना ऊपर एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल मैंने वॉर का लिखा है। तो वो कभी भी शुरू हो सकता है, जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं है, सब कंटीजेंसी फंड से ही पैसा निकलता है। यहां पर मैं समझा रहा था कि ये फंड होता राष्ट्रपति के पास है, लेकिन चलाता इसको फाइनेंस सेक्रेटरी है। यानी जो अकाउंट होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसका जो एटीएम रखता है वो रखता है फाइनेंस सेक्रेटरी। ये ऐसा नहीं है कि इस अकाउंट का कोई एटीएम होता है, क्योंकि ये भी आप समझ सकते हैं कि सर ये कौन से बैंक में मेंटेन किया जाता है जिसका एटीएम हम लोग को भी मिल जाता तो 500 करोड़ के मालिक बन जाते। ये समझने के लिए है कि इस फंड को चलाता है राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन चलाता उसको फाइनेंस सेक्रेटरी है। यानी उसमें से पैसा निकलवाने का काम फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, नाम होता है भारत के राष्ट्रपति का। जैसे अगर आप लोग घर से बाहर रह के कभी पढ़ाई किए होंगे तो पापा या मम्मी आपको एक अकाउंट का एटीएम दे देते थे। अकाउंट आपके नाम से नहीं होता था, आप सिर्फ उसको ऑपरेट करते थे, नेम से होता था आपके पेरेंट्स के। तो ये फंड होता राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन उसको ऑपरेट करता है फाइनेंस सेक्रेटरी। और इस फंड से जब पैसा निकल जाता है तो इस फंड से पैसा निकालने के लिए पोस्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है। यानी पोस्ट पार्लियामेंट्री का मतलब होता है कि पहले खर्चा कर लो, बाद में उसके खर्चे का हिसाब दे देना। तो कुल मिलाकर के पोस्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल का मतलब होता है कि पहले खर्चा कर लो। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट का मतलब पद नहीं होता, पद के अलावा बाद को भी यूज करते हैं हम पोस्ट से। अगर इंग्लिश पढ़े होंगे तो ये चीजें पता होंगी। जैसे कहते हैं ना पोस्ट लंच सेशन है, यानी लंच के बाद का सेशन। तो पोस्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल का मतलब होता है कि संसद के से बाद में भी संसद के बाद में संसद से अनुमति ली जाती है इस फंड से पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो संसद से पहले खर्चा कर लो, उसके बाद संसद में आना, बताना कि पैसा कितना खर्चा हुआ है, खर्चे का हिसाब दे देना। यही होता है कंटीजेंसी फंड। बात सबको समझ में आ गया। प्री पार्लियामेंट्री का मतलब है कि खर्च करने से पहले अनुमति लेना है। पोस्ट पार्लियामेंट्री का मतलब है खर्च करने के बाद आप उनसे अनुमति ले लिए कि सर इतना खर्च हो गया है, ये रखिए उसका हिसाब। बात सबको क्लियर है। और जो बैठ करके आगे आगे करके बिल्कुल मत पूछिए, गो विद द फ्लो चलिएगा तो सीख पाइएगा, और नहीं तो फिर अगला एग्जाम वेट कर रहा है। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स इसीलिए लटक जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता। और आज के जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनमें पेशेंस नहीं है। पेशेंस रखिएगा, हर एग्जाम निकलेगा। पेशेंस नहीं रखिएगा, बस एक ही चीज होगा, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिएगा, भारत सरकार की इनकम बढ़ेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग होते हैं एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में बड़ा बड़ा एग्जामिनेशन क्लियर कर देते हैं। जी नहीं। अब देखिए यहां पर एक कोमल मुस्कान का अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर की लड़ाई में जो खर्चा हुआ वो कम खर्चा हुआ, तो बचा हुआ पैसा वापस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो मन करेगा आपने कर दिया। तो सीएजी की ऑडिट होती है, ऑडिट में पकड़े जाइएगा तो सारा पैसा सरकार निकाल लेगी। इसीलिए इसके बाद सीएजी की ऑडिट भी होती है। जब भी कोई ऐसा बड़ा खर्चा होता है सीएजी की ऑडिट होती है कि वाकई जो आपने इसमें पैसा निकाला है वो वही खर्च किया है या कुछ और में आपने खर्च कर दिया। तो इस चीज की ऑडिट होती है, ठीक है। तो ऑडिट के बिना कुछ नहीं किया जाता। पैसा निकाल लीजिएगा, ऑडिट में पकड़ेगा तो सरकार पूरा पैसा आपसे निकलवा लेगी। बात सबको समझ में आ गया भाई? तीनों फंड क्लियर हो गए। तीनों फंड मैंने संसद के जो भारत सरकार के पढ़ा दिए, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड। यहां तक भाई बात सबको फटाफट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहां तक सबको क्लियर है? तीनों फंड जो हमेशा मैं कहता था कि पार्लियामेंट के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, यहां पर मैंने उन तीनों फंड को पढ़ा दिया और आप सबको पता चल गया कि भाई फंड में पैसा कहां कहां से आता है। तो एक बार पीछे का चीज रिवाइज करिएगा, फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सारे भाई बंधुओं को? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें डिस्कस आज करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लेम डक। हिंदी में भी इसको लेम डक कहते हैं। ये ब्रिटेन से अडॉप्टेड है, एक टर्म है जो ब्रिटेन से अडॉप्टेड है। उस टर्म को कहते हैं लेम डक। इसको हिंदी में भी इस तरीके से लिखते हैं, लेम डक। देखो एक लेम डक सत्र होता है और एक लेम डक सदस्य होता है। तो यहां पर हमें समझना है कि भाई लेम डक सत्र क्या होता है
और लेम डक सदस्य किसे कहते हैं। लेम डक ये आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नया टर्म होगा। लिया गया है ब्रिटेन से, लेम डक सेशन और लेम डक मेंबर्स। अब देखो लेम डक मेंबर सेशन क्या होता है। लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा को कहते हैं लेम डक सेशन। वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र जो कहलाता है वो लेम डक सत्र कहलाता है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं आपको, तो अभी चल रही है 17वीं लोकसभा, जो मैंने कल आपको बताया था, जो चलेगी 2019 से शुरू हो चुकी है, 2024 तक चलेगी। तो जब 2024 में लोकसभा का अंतिम सत्र होगा उसे कहेंगे लेम डक सत्र। जो 2024 में लोकसभा का अंतिम सत्र होगा, उसके बाद लोकसभा अनिश्चित काल के लिए भंग कर दी जाएगी और फिर इलेक्शन होकर नया लोकसभा चुन करके आएगा 18वीं लोकसभा, उसे हम कहते हैं, उस अंतिम सेशन को कहते हैं लेम डक सेशन। बात समझ में आ गया। लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है वर्तमान लोकसभा का, वो अंतिम सत्र कहलाता है लेम डक सेशन। एक होता है लेम डक सदस्य, दोज मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा who did not get elected in new लोकसभा, यानी वर्तमान लोकसभा के वो सदस्य जो अगली लोकसभा में चुन करके नहीं आ पाते, उनको कहते हैं लेम डक मेंबर्स। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, तो मान लीजिए मैं आपको एक 17वीं लोकसभा का उदाहरण देता हूं। जैसे आप सब लोग को पता है कि जो गोरखपुर है, जो गोरखपुर यूपी से कौन सांसद है, तो रवि किशन। रवि किशन जो भोजपुरी फिल्म एक्टर है, रवि किशन। चलिए एक और मुझे चमत्कारिक क्वेश्चन मिल गया। राजेश कल का सेशन देखे हो भाई? कल मैंने सेशन पढ़ाया था ना, पार्लियामेंट का सेशन, BMW। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि आधे स्टूडेंट्स बेचारे पता नहीं कहां रहते हैं। कल मैंने पढ़ाया था ना BMW, बजट मॉनसून विंटर, तो कल का सेशन तो कल ही पढ़ा चुका हूं लोकसभा का, तो दोबारा थोड़ी एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता रहूंगा। कल के सेशन में पढ़ा चुका हूं BMW, बजट मॉनसून विंटर। मैं बता रहा था आपको लेम डक मेंबर्स। लेम डक मेंबर्स जो होते हैं, सबसे पहले कि वो लोकसभा के सदस्य वर्तमान लोकसभा के जो अगली लोकसभा में चुनकर नहीं आते। जैसे 17वीं लोकसभा में चुनकर के आ गए रवि किशन गोरखपुर से, जो कि भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। हो सकता है 18वीं लोकसभा में वो जहां से भी चुनाव लड़े, ये कोई जरूरी नहीं है कि गोरखपुर से ही लड़े, कहीं से भी चुनाव लड़े और हार जाएं, तो फिर वो चुन करके नहीं आए लोकसभा में, तो वैसे मेंबर को कहते हैं लेम डक मेंबर। यानी वर्तमान लोकसभा के वो सदस्य जो नई लोकसभा में चुनकर नहीं आते, उन्हें लेम डक सदस्य कहा जाता है। जैसे 17वीं लोकसभा में रवि किशन है, 18वीं लोकसभा में हार जाए, नहीं चुन करके आए, तो उस कंडीशन में उस मेंबर को कहेंगे, यानी रवि किशन को कह देंगे लेम डक मेंबर। वर्तमान लोकसभा में है, 17वीं लोकसभा में है, 18वीं लोकसभा में चुन करके नहीं आए, तो उन सदस्यों को कह देते हैं लेम डक मेंबर्स। तो बात सबको समझ में आ गया, लेम डक सदस्य क्या होता है और लेम डक मेंबर्स क्या होता है। क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट्स को कि लोकसभा का अंतिम सत्र जो होता है वो लेम डक सत्र, और वो लोकसभा मेंबर जो वर्तमान में है और नेक्स्ट लोकसभा में चुन करके नहीं आए, तो फिर वो बन गए लेम डक मेंबर्स। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं टाइमिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के टाइमिंग्स की। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे संसद के टाइमिंग्स की। चलिए अब बात करते हैं टाइमिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट की। देखो टाइमिंग पार्लियामेंट की क्या क्या है। टाइमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाता है 11 बजे सुबह से और चलता है 6 बजे शाम तक। अब देखो जो पार्लियामेंट की जो टाइमिंग है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर, जिसको कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में जो कल मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये सारा खेल होता है प्रश्नकाल में। 11 बजे से 12 बजे का टाइमिंग होता है प्रश्नकाल का नॉर्मली। इसके बाद आता है 0 आवर, यानी शून्यकाल। शून्यकाल में होता है हमेशा पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रेज किया जाता है। तो जनहित से जुड़े मुद्दे
प्रस्तुत की जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है। जनहित से जुड़े मुद्दे रेज किए जाते हैं, यानी मैटर ऑन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वो रेज किया जाता है आपका 0 आवर में। तो देखो 0 आवर हमेशा नहीं होता, ऐसा नहीं कि हर दिन 0 आवर होना ही जरूरी है। अगर किसी दिन कोई मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जिसको रेज किया जा सके तो 0 आवर होगा, नहीं है तो 0 आवर नहीं होगा। तो फिर 11 से 12 क्वेश्चन आवर, उसके बाद 12 से 1 बजे फ्री रहेंगे, बाकी इधर उधर टहलेंगे, संसद भवन घूमेंगे। इसके बाद होता है 12 से 1 से लेकर के 2, 1 से 2 बजे तक का जो टाइमिंग होता है वो उसको कहते हैं लंच आवर यानी भोजन काल। इसमें सारे सांसद खाने चले जाते हैं पार्लियामेंट की कैंटीन में। पार्लियामेंट में तकरीबन 22 कैंटीन है और वहां खाना बड़ा जबरदस्त मिलता है। IRCTC वाले मैनेज करते हैं, खाना बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत सस्ता खाना मिलता है। तो कभी भी अगर पार्लियामेंट जाने का मौका मिल गया, कभी घूमने वगैरह गए हो तो वहां का कैंटीन का खाना जरूर खाइएगा, अगर कभी अंदर जाने का मौका मिला तब। हालांकि जब से 26 9/11 हुआ है तब से वहां जाकर के, जब से संसद पर 26/11 हुआ है तब से सिक्योरिटी बहुत बढ़ाई हुई है, इधर उधर जाने नहीं देते। लेकिन अगर कभी किसी के साथ या कभी मौका मिल गया जाने का तो फिर आप जाके खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खाया है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि हमारे फादर के बचपन के फ्रेंड हैं, वो अभी सांसद हैं, तो वो हमारे फादर के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो जब मैं अपने कॉलेज में था तो उनसे कभी कभी अटेस्ट करवाने जाता था, हमारे घर भी आना जाना उनका रहता। अभी बहुत अच्छे, अभी तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी बने हुए हैं। तो उनका पापा के साथ मेरे बहुत अच्छा बचपन से मतलब फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो उस कंडीशन में मैं गया हूं, अंदर भी गया हूं, मैंने घूमा भी है पार्लियामेंट। तो उस समय भी वो MP हुआ करते थे, 2 लोग हैं जो MP हैं, तो उनके साथ घूमा हूं, पूरा पार्लियामेंट घुमाया है और खाना भी खिलाया, ऑब्वियस है। तो जब तक थे, अब तो खैर नहीं जा पाता मैं, लेकिन हाँ जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैं टेस्ट वगैरह कराना है या कभी उनसे मिलना है तो मैं जरूर जाता था। तो अभी बुलाते हैं, लेकिन अब टाइमिंग ही आप लोग को छोड़ के नहीं मिल सकता। नॉर्मल लोग देखो अब जाने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि जब से पार्लियामेंट पर अटैक हो गया तब से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई, तो अब तो जल्दी जाने नहीं देते। लेकिन अगर आपका कोई जान पहचान का रिश्तेदार वगैरह है या जान पहचान का कोई ऑफिसर है जो पार्लियामेंट में काम कर रहा है, सीनियर IAS है या कोई नेता मंत्री से पहचान है, तो वो लोग ले जाते हैं। घूमिएगा, बहुत अच्छा है, घूमिएगा, बहुत अच्छा है। तो वहां अच्छा अच्छा खाना मिलता है, वो सस्ता सस्ता मिलता है। वहां अभी भी 1 रुपए में चाय मिल जाती है, और वो भी चाय ऐसा नहीं होता कि जो पी करके लगे कि इसमें चाय कम, दूध कम, पानी ज्यादा है। तो बहुत अच्छी चाय मिलती है। 2 रुपए में फिल्टर कॉफी मिलता है और 10 रुपए में आपको डोसा वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सस्ता खाना मिलता है, IRCTC वाले मैनेज करते हैं इसको, बहुत अच्छा है। कभी ऑफिसर बन जाइएगा, SSC के थ्रू भी लोग जाते हैं वहां पे, तो खाना खाने को मिलेगा, नहीं तो फिर किताबों में ही पढ़िएगा। तो बहुत अच्छी जगह, कभी मौका मिले जरूर संसद जाइए। और खैर 26/11 के बाद से तो बहुत दिक्कत कर दिया, इतनी जगह चेकिंग होती है कि परेशान आदमी हो जाता है। 5-5 6-6 जगह बैरिकेडिंग की रहती है, मल्टीपल चेक्स होते हैं। अभी तो संसद बंद है। हाँ 11 बजे तक लोग आ जाते हैं, हाँ 11 बजे से शुरू हो जाता है। अब आइए कभी भी, लेकिन 11 बजे से क्वेश्चन आवर स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 से 2 बजे तक सब लोग खाना पीना खा लिए, खाना पीना खा करके टाइट हो गए। वहां सबसे अच्छी खिचड़ी मिलती है। क्योंकि मैंने एक बार पूछा था वहां के जो स्टाफ से कि सर आप लोग खिचड़ी क्यों खिलाते हैं, तो बोले कि देखो जो भी सांसद होते हैं वो थोड़े बूढ़े बूढ़े होते हैं। उस समय मैं गया था जब मेरे अंकल ने पहली बार मुझे लेकर के गए थे, तो मैंने सदन की कार्यवाही देखी, एकदम लाइव देखी। ऊपर में गैलरी बना रहता, उसी से दिखता है। लोकसभा के ऊपर एक गैलरी ऐसे बना रहता, उसमें लोग बैठ के देख सकते हैं। तो उस समय मैंने देखा था, उस समय लालू यादव थे, उस समय भारत के उसमें रेल मिनिस्टर थे लालू जी थे, और सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। वो चिल्लाते रहे कि लालू जी बैठ जाइए, हो गया हो गया। लालू जी हंगामा ही कर रहे थे। तो लालू जी जबरदस्त हैं। उसमें राहुल गांधी को भी देखा था। इधर मैं 2 साल पहले गया था देखने के लिए, तो उस समय राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी भी बोलते बोलते चीजें भूल जाते हैं, उनको बोलना कुछ होता है वो बोल कुछ देते हैं, तो जिससे फिर पूरा पार्लियामेंट वो अजीब सा हो जाता है। लेकिन अच्छा है, कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। ऊपर में गैलरी बनी रहती है, उसमें लोग बैठ करके देख सकते हैं, जबरदस्त रहता है। और मेरे सर भी हैं जिनसे मैंने 10th में, मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया है 10th में, तो वो पार्लियामेंट में राज्यसभा में इंग्लिश ट्रांसलेटर है। तो उनके साथ भी मैंने बहुत जगह देखा है। तो
उस समय जिस समय सचिन तेंदुलकर बना हुआ था तो सर के पास आया था कुछ साइन करने के लिए, चूंकि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने सामने सामने सचिन को देखा था, तो उन्होंने सचिन के साथ फोटो भी क्लिक कराई थी जब सचिन राज्यसभा के नॉमिनेटेड एमपी हुआ करते थे तब। तो वो अकाउंट्स ऑफिसर है राज्यसभा के, तो उनके थ्रू भी हम लोगों ने मिला है हमसे। तो अब इसके बाद आ जाते हैं भाई खाना पीना। अब आप लोग खा लिए? अब खाना पीना खा लिया, अब काम की बात करते हैं। अब खाना पीना खा लिया, आप लोग का पेट भी भर गया, स्वादिष्ट खाना भी आपको खिला दिया मैंने संसद का। अब बात करते हैं एजेंडा आवर की। एजेंडा आवर देखो चलता है 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में, और यहां पर पार्लियामेंट जो है संसद अपना कामकाज निपटाती है। संसद का इंटरनल वर्क चलता है, संसद का इंटरनल वर्क चलता है एजेंडा आवर में। तो जो संसद का अपना इंटरनल वर्क है, आंतरिक कामकाज होता है, वो चलता है एजेंडा आवर में। 6 बजे के बाद संसद बंद हो जाता है, सभी नेता मंत्री अपने अपने घर गाड़ी से चले जाते हैं। तो आई होप सभी को टाइमिंग ऑफ द पार्लियामेंट समझ में आ गया होगा। और ये जो शून्यकाल देखो हमेशा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। जब कोई ऐसा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होगा शून्यकाल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गया होगा। टाइमिंग ऑफ द पार्लियामेंट 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और इसी 4 हिस्सों में बांटा रहता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? क्लियर है सभी को? तो फटाफट बताइए, और फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी राज्य विधानमंडल को फिर पढ़ेंगे। बस आपको टाइमिंग याद रखनी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि संसद भवन का कैंटीन कौन चलाता है। 0 आवर में मैंने बताया ना कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे होते हैं, जैसे जिस पर तुरंत डिसीजन लेना है। जैसे अचानक से अब कोरोना आ गया था, तो उस समय शून्यकाल में मैटर रेज कर दिया जाएगा। अब अचानक से कोई ऐसा मैटर आ गया जिसमें डिस्कशन होना जरूरी है, तो उस कंडीशन में शून्यकाल ऑर्गेनाइज होता है। हमेशा नहीं कराते, ये जब होता है जब ऐसा कोई जरूरत पड़ता है। शून्यकाल में जो होगा वो क्वेश्चंस पूछा जाता है मिनिस्टर से कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें शून्यकाल में जो डिस्कशन होता है, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर हो जाता है उसमें। अब बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पर, यानी राज्य विधानमंडल पर। देखो राज्य विधानमंडल राज्यों का है, तो राज्य विधानमंडल भारत के संविधान के भाग 6 में है, यानी संविधान के भाग 6 में, जो कि डील करता है राज्यों को। राज्य विधानमंडल 2 हिस्सों में है, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। इसका विधान परिषद का आर्टिकल है 169 और विधानसभा का आर्टिकल है 170। तो अनुच्छेद है इसमें 169 विधान परिषद का और 170 अनुच्छेद है विधानसभा का। तो 169 और 170 इसमें 2 ही आर्टिकल हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। और एक आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 कहता है कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन होंगे, एक होगा विधान परिषद, एक होगा विधानसभा। विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो सामने आप फोटो देख रहे हैं जिस विधानसभा का है, तो ये बिहार विधानसभा की फोटो है। तो ये बिहार विधानसभा का एंट्री गेट है, ये बिहार विधानसभा का एंट्री गेट है। तो ये जो फोटो आप सामने देख रहे हैं जो गोल में लगा हुआ है, वो बिहार विधानसभा का फोटो है, एंट्री गेट है बिहार विधानसभा की। तो यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया। स्टेट लेजिस्लेचर यानी अब हम राज्यों के विधानमंडल को डील करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 168 कहता है कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन होंगे, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। फिर 169 विधान परिषद को डिस्कस करता है, 170 विधानसभा को डिस्कस करता है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले आते हैं राज्य विधान परिषद पर। राज्य विधान परिषद का आर्टिकल मैंने आपको बता दिया कि 169 है।
और जैसे हम लोगों ने सेंटर में पढ़ा था राज्यसभा को, सेम होता है विधान परिषद, सेम होता है विधान परिषद। विधान परिषद का भी जो अन्य नाम है वो है अपर हाउस, परमानेंट हाउस, या आप इसको कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं कहते, इसको अपर हाउस और परमानेंट हाउस कहते हैं। अपर हाउस इसलिए चूंकि राज्यसभा के जैसा फीचर है, राज्यसभा के जैसा फीचर है, और परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं कि कभी भंग नहीं होता, कभी ये भंग नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट हाउस। अब आ जाते हैं इसके मेंबर्स की। देखो अब बात करते हैं सदस्यों की। जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 40 मेंबर का, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बात को समझो क्योंकि यहां पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए। जैसे अगर मैं सदस्यों की बात करूं, हिंदी में लिख देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। सदस्यों की बात अगर हो तो विधान परिषद में जो मिनिमम सदस्य होते हैं, मिनिमम सदस्य हो सकता है 40, मैक्सिमम सदस्य हो सकता है विधानसभा का 1/3, यानी टोटल विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 ये मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मान लो कोई एक स्टेट है, कोई एक राज्य है जिसके विधानसभा में 303 मेंबर हैं, 303 मेंबर हैं विधानसभा में। ये एक मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो 303 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो हो गया 101। तो उस राज्य में जो विधान परिषद के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या होगी वो होगी 101, यानी जो रेंज करेगा मेंबर्स वो 40 से लेकर के 101 के बीच में रेंज करेंगे, यानी 40 से कम नहीं होगा और 101 से ज्यादा नहीं होगा। तो उस समय जो मेंबर्स रेंज होंगे उस विधानसभा में, जिस विधानसभा में 303 सदस्य हैं, तो उसको और 3 से डिवाइड करोगे तो 101 मेंबर हो गया, यानी उस विधानसभा में जो मिनिमम 40 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 101 हो सकते हैं, 101 से ज्यादा नहीं, 40 से कम नहीं। बात सबको समझ में आ गया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सीधा मतलब हो गया कि जितने भी विधानसभा में सदस्य हैं उसको 3 से डिवाइड कर दो, वही मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आर्टिकल 173 क्लॉज बी की, जो डील करता है क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, यानी विधान परिषद के सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो सेम होगा राज्यसभा के जैसा, यानी मिनिमम एज होगी 30 इयर्स की, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड तीसरा होगा मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो राज्यसभा का क्वालिफिकेशन कल हम लोगों ने पढ़ा था वही सेम क्वालिफिकेशन होता है विधान परिषद का भी, क्योंकि वो भी अपर हाउस है और ये भी अपर हाउस है। विधान परिषद भी एक परमानेंट हाउस है, लेकिन 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर, यानी एक विधान पार्षद यानी एक एमएलसी का जो टर्म होता है वो होता है 6 इयर्स का। एक विधान पार्षद, जिसको हिंदी में विधान पार्षद, इंग्लिश में एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका टर्म होता है 6 इयर्स, बिल्कुल राज्यसभा वाला ही हिसाब किताब है। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बताओ, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है और विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। ये दोनों चीजें आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपका सारा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल राज्यसभा वाला हिसाब किताब है। भाई सबको बात क्लियर हो गई? चलिए यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई भारत के कितने राज्यों में है विधान परिषद। देखो भाई पहले 7 राज्यों में था, अब हो गया है 6 राज्य, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर हट गया, तो अब देखो 6 राज्यों में। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूं और अच्छे से दिखेगा। ये देखो भारत के 6 राज्यों में है विधान परिषद, पहले 7 में था। जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बन गया तब से वहां विधान परिषद हटा दिया गया। पहला है भाई उत्तर प्रदेश में, दूसरा है बिहार में,
तीसरा है तेलंगाना में, चौथा है आंध्र प्रदेश में, पांचवा है महाराष्ट्र में और छठा है कर्नाटक। तो जो नियरेस्ट स्टेट हैं, जैसे यूपी बिहार नजदीक नजदीक है, आंध्र तेलंगाना नजदीक नजदीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका नजदीक नजदीक है। तो कुल मिलाकर के भारत के ये जो 6 राज्य हैं, इसी में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। पहले 7 में था, अब बच गया टोटल 6। रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। अब अगर बात करते हैं कि जो राज्य विधान परिषद के प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन है, यानी पीठासीन अधिकारी कौन है, तो उसमें होता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स यहां पर कि जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, ये दोनों मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी दोनों राज्य विधान परिषद के सदस्य होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो चेयरमैन होगा वो मेंबर नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि भारत में स्टेट में कोई वाइस गवर्नर नहीं होता, स्टेट में सिर्फ गवर्नर होता है। तो कुल मिलाकर के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे आपके राज्य विधान परिषद के, वो दोनों राज्य विधान परिषद के मेंबर्स होंगे। और भारत में टोटल 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये चीजें भी याद रखनी है। यूपी में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में है। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस यहां करना चाहूंगा कि किसी भी स्टेट को अगर विधान परिषद का गठन या विधान परिषद की समाप्ति, विधान परिषद का गठन और विधान परिषद की समाप्ति ये डिपेंड करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विधानसभा। और विधान परिषद का गठन या विधान परिषद की समाप्ति डिपेंड करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विधानसभा। हालांकि बनाती है या हटाती है वो तो संसद ही करती है, लेकिन उसका जो रिकमेंडेशन आता है, उसकी संतुति आती है, वो राज्य विधानसभा की तरफ से ही आती है। यानी राज्य की विधानसभा चाहे तो उस राज्य में विधान परिषद बनवा भी देगी, और अगर चाहे तो राज्य से विधान परिषद हटवा भी देगी। और बनाने और हटाने का काम तो करती है संसद, लेकिन उसका जो रिकमेंडेशन जाता है वो जाता है पार्लियामेंट की तरफ से। सो वो जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से। 7वां स्टेट था भैया यहां पर जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो बन गया यूटी, तो ये खत्म हो गया। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हर राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं है कि हर राज्य की विधानसभा को नहीं लगता कि उनके राज्य में विधान परिषद की जरूरत है, तो वो नहीं बोलती है संसद को। जिसको लगता है उन्होंने बोला। बनवा भी सकता है राज्य विधानसभा और हटवा भी सकता है। जैसे अभी बीच में हंगामा मचा हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हंगामा मचा हुआ था कि भाई आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम विधान परिषद हटवाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि कोई बिल पास कराना होता है और वो अटका देती है विधान परिषद, उनके पास अटक जाता है। इसलिए अब हमें कोई विधान परिषद की जरूरत नहीं है। तो ये बात चल रही थी। हालांकि वहां के सीएम ने कहा था कि हम विधान परिषद हटवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने हटवाया नहीं, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से सारे विधानसभा के सेशन सब सस्पेंड कर दिए गए, नहीं तो हटवाने का बिल्कुल हटवाया जा सकता था। तो आंध्र प्रदेश चाह ही रही है कि वो विधान परिषद को हटवाएगी अपने राज्य से, क्योंकि इसके वजह से बिल को पास कराने में बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए, तो लेकिन उसके लिए आप जैसे लड़कों की जरूरत पड़ेगी। करना नहीं करना, संसद के बाहर बैठ करके सरकार को 4 उल्टी सीधी बातें बोलना बड़ा आसान काम होता है। जिस दिन सरकार में जाइएगा उस दिन करिएगा। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होता तो ऐसा होता, वो तभी हो सकता है जब आप में से कुछ लोग पॉलिटिशियंस बने, ठीक है। नहीं तो जो चल रहा है उसी को आपको मानना जरूरी है, क्योंकि संसद में पॉलिटिशियन बनेंगे तभी संविधान संशोधन करने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बन गए, आईएएस भी बन गए, तो जो कहेगा मंत्री जी वही करना पड़ेगा, संविधान के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाएं, कुछ अच्छी चीजें करें, उसके लिए पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाने की पावर रख सकते हैं, और तभी कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं तो जो चल रहा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा।
तो उसी पर गालिब कहते हैं कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। तो पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाइए। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज होती है, हम और आप इसमें इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते, इसीलिए कुछ मूर्ख टाइप के लोग हम पर शासन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे मंत्री बहुत पढ़े लिखे, आधे से ज्यादा में सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता। और 1990 से लेकर के 99 तक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी खूब चला। जितने भी क्रिमिनल्स हुआ करते थे सब मंत्री नेता बन गए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात है कि भारत में विधान परिषद को बनाना या विधान परिषद को समाप्त करना ये टोटली डिपेंड करता है राज्य विधान सभा पर। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गया होगा। जैसे बहुत सारे आज के डेट में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में हैं। जैसे आपने मनोहर पर्रिकर का नाम सुना होगा, वो IITN है। अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस की नौकरी छोड़ के वो हैं। तो ये लोग बहुत पहुंचे हुए पर्सनैलिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब पॉलिटिक्स में है तो गंदा पॉलिटिक्स करते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आपके मोटिव इंटेंशन पर। लालू यादव भी जो थे, उन्होंने लॉ ग्रेजुएट लालू यादव भी थे, पटना यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं लालू जी। तो ऐसा नहीं है कि लालू यादव पढ़े लिखे नहीं है, लॉ ग्रेजुएट है। तो वो ऐसा नहीं है कि चीजें हैं। और बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स को अच्छा भी करने की कोशिश की। जो हमारे जो पूर्व में जितने भी आप देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेता थे, आप में से किसी ने भी देखा है कि उनमें से किसी का क्वालिफिकेशन 10वीं पास 12वीं पास है, कोई PhD है, कोई AA है, सबके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। जयराम रमेश है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा राबड़ी देवी एक एक्सेप्शन है, थोड़ा वो मैं समझ सकता हूं, राबड़ी देवी एक्सेप्शन है। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। फिर आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहां तक सबको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई राज्य विधानसभा का इलेक्शन होता कैसे है। विधान परिषद का इलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। विधान परिषद का। देखिए चलिए अब बात करते हैं विधान परिषद के इलेक्शन की। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भारत के कितने राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद है, तो उसका आंसर हो गया 6 राज्य में। और नाम भी मैंने बता दिया, पहले 7 में था, अब 6 में। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें 5/6 ऑफ द मेंबर्स वो होते हैं इलेक्टेड एंड 1/6 ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड, और इनको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। 5/6 सिलेक्टेड होते हैं, 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं। अब देखो जो 5/6 सिलेक्टेड होते हैं, इस 5/6 में से 1/3 जो मेंबर होंगे उनको इलेक्ट करती है पंचायत, जिला परिषद या फिर लोकल बॉडीज का मतलब हो गया म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो 5/6 में से 1/3 मेंबर जो हो गए वो इलेक्टेड हो गए बाय जिला परिषद, पंचायत एंड लोकल बॉडीज, जिसको म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। इसके बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जितने भी 1/3 मेंबर्स होंगे उन सबको इलेक्ट करेंगे MLAs। इसके बाद 1/12 मेंबर को इलेक्ट करते हैं ग्रेजुएट्स, 1/12 मेंबर को इलेक्ट करते हैं ग्रेजुएट,
और वो ग्रेजुएट इलेक्ट करते हैं जिनको ग्रेजुएशन किए मिनिमम 3 साल हो चुका है। तो 1/12 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को वो इलेक्ट करेंगे और 1/12 मेंबर को इलेक्ट करते हैं टीचर्स, इलेक्टेड बाय टीचर्स। और वो टीचर जो कि गवर्नमेंट टीचर होते हैं, वो जिनको सर्विस देते देते सर्विस करते करते कम से कम 3 साल हो गया है, वो इलेक्ट करते हैं। अब इस चारों को जोड़ोगे तो निकल जाएगा 5/6, यानी 1/3 1/3 प्लस 1/12 1/12। इन चारों को जोड़ोगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, यानी 10/12 हो गया। ये हो गया 5/6। ये हो गए, ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। और 1/6 होते हैं, इनको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। तो 1/6 करते हैं इसको गवर्नर्स। यहां तक सबको समझ में आ गया कि 1/6 करेंगे गवर्नर और 5/6 होंगे इसमें इलेक्टेड। और 5/6 में से 1/3 मेंबर इलेक्ट करेगी पंचायत और जिला परिषद, 1/3 मेंबर इलेक्ट करेगी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक इलेक्ट करेंगे, 1/12 इलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट्स और 1/12 इलेक्ट करेंगे टीचर्स। यहां तक सबको बात समझ में आ गया? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ। ये पूरा मैंने आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन बता दिया। सर जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहीं पर विधान परिषद होती है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जम्मू कश्मीर में बहुत पॉपुलेशन कम थी फिर भी वहां विधान परिषद थी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। संविधान में कुछ अपने मन से मत माना करिए, नहीं तो फिर वो आपका संविधान हो जाएगा, भारत का संविधान नहीं होगा। तो ये चीज का खासा ध्यान रखिएगा, अपने मन से कुछ खुद से अज्यूम मत कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हो गया आपका कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से 5/6 होंगे इलेक्टेड और 1/6 होंगे नॉमिनेटेड। और 5/6 कैसे कैसे इलेक्ट होते हैं वो भी मैंने उसका फर्दर सब डिवीजन बता दिया आपको। ये तो बात हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब हम लोग आ जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है भाई वो है आर्टिकल 170। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अन्य नाम हैं वो हैं हाउस ऑफ पीपल एंड लोअर हाउस। हाउस ऑफ पीपल चूंकि यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जब भी विधानसभा का चुनाव होता है आप लोग वोट डालते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। और साथ ही साथ इसको लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। चूंकि विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा निम्न सदन होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है इसका 500 और मिनिमम स्ट्रेंथ है 60। लेकिन कुछ छोटे राज्य हैं, जैसे कुछ छोटे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर मिनिमम साइज रखा गया है 40। मिनिमम साइज रखा गया है 40 चूंकि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटे हैं। और अगर पुदुचेरी को देखोगे, पुदुचेरी में भी विधान सभा है, उसकी विधानसभा की साइज है 32 मेंबर की। एक तो चूंकि पुदुचेरी बहुत ही छोटा एरिया है, तो वहां पर जो नॉर्मल साइज तो होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ होता है 60। लेकिन जो कुछ छोटे राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, गोवा है जो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है, तो वहां पर मिनिमम स्ट्रेंथ रखा गया है 40 चूंकि एरिया वाइज भी काफी छोटा है और पॉपुलेशन वाइज भी काफी छोटा है। और पुदुचेरी में मात्र 32 सीट है, ये सबसे कम सीट है पुदुचेरी में, 32 सीट है। हर राज्य का अपना अपना होगा भाई, देख लीजिएगा आपके अपने अपने राज्य में कितना विधानसभा का सीट है। अब थोड़ी मुझे 31 विधानसभा है भारत में, सबका थोड़ी सीट याद है, बाकी अपने अपने राज्यों का खुद देख लीजिएगा, गूगल पे मारिएगा सर्च, मिल जाएगा। अब कोई पूछेगा उड़ीसा में, कोई पूछेगा बिहार में, कोई पूछेगा बंगाल में, तो हर राज्य का किसी को याद रहता नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500, मिनिमम स्ट्रेंथ है 60। सबसे ज्यादा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 403 सीट, चूंकि उत्तर प्रदेश एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज काफी बड़ा है। तो सबसे ज्यादा सीट है आपके उत्तर प्रदेश में, और बाकी अपने अपने राज्यों का स्वयं आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीट है विधानसभा में वो है उत्तर प्रदेश की, 403 सीट के अराउंड है, 403 सीट के अप्रोक्स है। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल्स 173 क्लॉज बी पर, जो कि क्वालिफिकेशन को डील करता है राज्य विधानसभा के मेंबर्स की। जो क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा विधानसभा मेंबर होता है वो सेम होता है लोकसभा का। तो जो लोकसभा का क्वालिफिकेशन होता है वही होता है विधानसभा का भी क्वालिफिकेशन। और विधानसभा का जो टर्म ऑफ द हाउस होता है वो होता है 5 years फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। तो जो पहली बैठक होती है उससे 5 साल
जो टाइम होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बैठक का टाइम होता है। और अगर आर्टिकल 178 की बात करें तो ये डील करता है इसके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को। प्रेजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और ये दोनों होते हैं मेंबर्स ऑफ विधानसभा, मेंबर्स ऑफ विधानसभा। और विधानसभा का जो एग्जिस्टेंस है वो भारत के 28 राज्यों में है और 3 यूनियन टेरिटरीज में है। 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। और जैसे नॉर्मल इलेक्शन होता है लोकसभा का, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक वैसे ही विधानसभा का इलेक्शन होता है। जैसे भी बिहार में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, जिसमें सब लोगों ने अपनी सरकार चुनी, दोबारा से फिर नीतीश कुमार सीएम बन गए। तो कुल मिलाकर के भारत के 28 राज्यों में विधानसभा है और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी है। कौन कौन सी यूटी हैं? तो दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू और कश्मीर है। और जो लोकसभा का जैसा इलेक्शन होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, ठीक इसी तरीके जो इलेक्शन होता है वो होता है आपका लोकसभा का भी, वो होता है विधानसभा का भी। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? यहां तक सबको बात समझ में आ गया? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गया आपका विधानसभा विधान परिषद का, जो मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। इलेक्शन प्रोसेस और खास करके विधानसभा का कॉम्पोजिशन जरूर याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो विधानसभा का कॉम्पोजिशन है वो जरूर याद रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये मस्ट रिमेंबर, ये जरूर याद रखिएगा। चूंकि विधानसभा का लोग नहीं पूछते, विधान परिषद का जरूर पूछते हैं, चूंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो वो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, यहां तक तो हम लोगों ने विधानसभा विधान परिषद सारा डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन पर और उसके बाद अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद का कॉम्पोजिशन जरूर याद रखिएगा। विधान परिषद के कॉम्पोजिशन से आपके एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन पूछ देता है और स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, इस वजह से या तो उसको छोड़ देते हैं या तो उसमें गेस वर्क शुरू कर देते हैं। तो अब मैंने आपको पूरा कॉम्पोजिशन भी बता दिया, भारत के कितने राज्यों में है, कौन बना सकता है, कौन हटवा सकता है, वो सारा डिस्कस कर दिया। पहला क्वेश्चन में आते हैं कि भाई लोकसभा में किस राज्य से सबसे ज्यादा सीटें हैं। यही क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, किस राज्य से लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट है। और ये मैंने आपको बताया है कि जिस राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है लोकसभा में, वहीं से सीट सबसे ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं लोकसभा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है 80 सीट लोकसभा में पूछ रहा हूं, विधानसभा में नहीं। विधानसभा में तो 403 सीट है। तो करेक्ट आंसर होगा यूपी। यूपी से सबसे ज्यादा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक डायरेक्टली करती है, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा या मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करता कौन है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत भी लोकसभा के बारे में अगर आपको ध्यान होगा तो आंसर कर दीजिएगा। देखो, लोकसभा के मेंबर्स का जो स्पीकर का चुनाव करते हैं लोकसभा के मेंबर्स मिलकर के, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, सब लोग मिलकर के लोकसभा के मेंबर का चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑफिसर अपने पद की शपथ नहीं लेता। कौन सा ऑफिसर अपने पद की शपथ नहीं लेता? वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्न में से कौन सा? चलो ठीक है धर्मेंद्र, पॉइंट नोट कर लिया गया आपका। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता।
देखो, वाइस प्रेसिडेंट का शपथ होता है राष्ट्रपति कराते हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी शपथ होता है राष्ट्रपति कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी राष्ट्रपति कराते हैं। इसका आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर एज एमपी शपथ लेता है, एज एमपी शपथ लेता है। इस चीज का ध्यान रखना कि लोकसभा का जो एमपी है वो शपथ लेता है एज अ, लोकसभा का स्पीकर एज अ नॉर्मल एमपी शपथ लेता है। वाइस प्रेसिडेंट का तो कराते ही राष्ट्रपति है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि टू क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल द रिकमेंडेशन इज गिवन बाय। विधान परिषद के गठन और समाप्ति की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना है, इसका रिकमेंडेशन कौन करता है कि हमें चाहिए या हमें नहीं चाहिए? इसका रिकमेंडेशन देखो करता है, वो करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उसको एक्सेप्ट करती है पार्लियामेंट। तो बनाती या हटाती पार्लियामेंट है, लेकिन रिकमेंडेशन जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से। रिकमेंडेशन जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से और फाइनल उस पर एक्शन जो लेती है वो लेती है पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी भाई? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या मीरा कुमार? फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? चलिए बहुत अच्छा, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, और ये थी यूपी की। सुचेता कृपलानी ये भी यूपी की सीएम थी। मीरा कुमार, इसका आंसर होगा मीरा कुमार, जो कि सासाराम से सांसद थी और जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। दूसरी बन गई सुमित्रा महाजन। तो दूसरी सेकंड फीमेल स्पीकर बनी थी सुमित्रा महाजन। हाँ, मीरा कुमार बिहार से ही सांसद थी, सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? कितने लोग जानते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? नहीं जानते हैं? पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी स्पीकर होता है, टेम्पररी स्पीकर होता है जिसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इनको शपथ भी दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, इनको शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। और इनका जो काम होता है वो होता है कि जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा को शपथ दिलवाना। तो जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा को शपथ दिलवाते हैं उनको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे 17th लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम था वीरेंद्र कुमार। 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम था वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जो थे वो 17th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, और प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए ये तो बात हो गया कि प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है। और एक चीज आज के संविधान के ज्ञान में ध्यान रखिएगा कि जो शून्यकाल है वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की देन है। यानी शून्यकाल का जो कॉन्सेप्ट है हमने इंडिया से ही लिया है, इंडिया से बाकी कंट्रीज ने लिया। और शून्यकाल मैंने आपको बताया है कि उस समय चलाया जाता है जब कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट आ जाए, यानी कोई तुरंत डिस्कशन करने वाला टॉपिक हो, तो उस कंडीशन में शून्यकाल बुलाया जाता है, हमेशा शून्यकाल नहीं चलता है। सर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानमंडल में
विधानमंडल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी प्रोटेम स्पीकर होता है, उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी प्रोटेम स्पीकर होगा, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। उसको प्रेसिडेंट नहीं करता, उसको गवर्नर करता। उसका भी काम वही होता है जो प्रोटेम स्पीकर का पार्लियामेंट का होता है, लेकिन उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है, जैसे नया स्पीकर चुन लिया जाता है वो ऑटोमेटिक पद छोड़ देता है, उसका कोई टाइम नहीं होता। वो सिर्फ करता क्या है कि नए मेंबर्स को शपथ दिलाता है और नए स्पीकर के चुनाव में हेल्प करता है। जैसे नया स्पीकर चुन लिया जाता है वो अपने आप पद छोड़ देता है, उसको हटाया नहीं जाता। तो उसमें देखना पड़ता है कि जिसको भी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो ऑटोमेटिक अपना पद छोड़ देता है जब रेगुलर स्पीकर चुन लिया जाता है। जब नियमित रूप के स्पीकर आ जाते हैं तो वो अपना पद ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं, उनको हटाया नहीं जाता। तो उनका टाइम कुछ ही दिन का होता है कि जब तक रेगुलर स्पीकर का चुनाव ना हो जाए। जैसे रेगुलर स्पीकर का चुनाव हो गया वो खुद ब खुद पद छोड़ देंगे। तो भाई ये सबको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर स्पीकर का चुनाव जब हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो करते क्या है कि प्रोटेम स्पीकर अपना पद छोड़ देते हैं। नाम ही टेम्पररी स्पीकर है, तो जब तक सारे नए लोगों को शपथ दिलवाना और नए स्पीकर का इलेक्शन कराना। जैसे नया स्पीकर चुन लिया जाएगा वो खुद ब खुद अपना पद छोड़ देंगे। तो आई होप स्टूडेंट सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम लोगों ने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सेशंस कंप्लीट कर लिए। स्टिल किसी का कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन होगा तो डाउट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां से आंसर कर दूंगा। तो आज के सेशंस के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को बाय बाय, स्टे सेफ एंड प्रिपेयर स्मार्ट।